हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पहले ये बताते नहीं क्लास 11th का है, ठीक है। क्लास 11th का लेक्चर है। तो क्लास 11th के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बातें कुछ थ्योरीज कंप्लीट की थी। जैसे उन कुछ थ्योरीज में क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने मैक्सवेल का वेव थ्योरी देखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस किया, ठीक। इसके बाद ये दो इसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव देखे थे, ठीक है। और लास्ट में हम देखे थे मैक्स प्लांक, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन को बताया गया वो बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर का है, ठीक है। ये सब हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि मतलब मैक्स प्लांक के बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था डी ब्रॉगली, ठीक है। हमको डी ब्रॉगली के बारे में आज पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डी ब्रॉगली का कहना क्या था, ये क्या क्या बात बताए थे हमको, ठीक है। देखिए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का मतलब होता है कुछ सोच करके उसके बारे में बता देना विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मतलब डी ब्रॉगली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, ये एक चीज सोचे थे। ये सोचे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये सोचे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है मतलब द्रव्यमान है वो है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है या स्पीड है, ठीक है, वो है 2.16 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब 2.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड को हम देखें तो ये लगभग इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है। ये लगभग इक्वल है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है बात। 2.16 इंटू 10⁻⁶, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। बात समझा रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या स्पीड है 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये एक तो बहुत तेज, अच्छा बहुत छोटा भी है इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा पार्टिकल है, तो बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत तेज से ट्रेवल करेगा, ठीक है। एकदम छोटा पार्टिकल है और इसका स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। अप्रॉक्स हम कंपैरिजन कर रहे हैं लाइट ऑफ स्पीड से, ठीक है। तो बहुत छोटा सा चीज जब बहुत तेजी से गति करता है तो उसके अंदर वेव नेचर आ जाता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर हो सकता है वेव नेचर हो, यह हाइपोथेसिस है, अभी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। और दूसरा बात, इलेक्ट्रॉन के पास मास तो है, मतलब वो कण प्रकृति तो दिखाई रहा है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली मास और वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के मास और वेलोसिटी के बेस पे ये बताने का प्रयास किए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल पार्टिकल नेचर को ही शो नहीं करता है, ठीक है। इनका कहना था कि मैक्स प्लैंक का कहना था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो करता है, जबकि डी ब्रॉय का कहना था कि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, और वेलोसिटी वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, अप्रॉक्स स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका कहना था कि इसके पास वेलोसिटी, और जब भी कोई छोटा पार्टिकल बहुत तेजी से स्पीड में है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वेव नेचर शो करेगा, और मास इसके पास है ही, तो इसलिए ये पार्टिकल नेचर मतलब कण प्रकृति शो करेगा, ठीक है। कण की प्रकृति शो करेगा और ये तरंग प्रकृति शो करेगा। मतलब इनका कहना सीधा सीधा था डी ब्रॉय का कि जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश के पास कण की प्रकृति भी होती है, मतलब प्रकाश पार्टिकल नेचर भी रखता है, और प्रकाश तरंग प्रकृति भी होती है, ठीक है, मतलब वेव नेचर भी रखता है। इसके पास दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है बात, ये चीज है। अच्छा, ये जो डी ब्रॉगली थे ये तो इतना हाइपोथेसिस मतलब सोच के बता दिए, लेकिन अभी तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं था कि ये हालांकि सही भी है या नहीं है। इसके बाद आए दो साइंटिस्ट, ठीक है। डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस को लेकर हाइपोथेसिस जो था, ठीक है, इसको प्रूफ किए थे दो साइंटिस्ट जिनका नाम था डेविसन और जर्मन,
डेविसन व जर्मन। डेविसन और जर्मन ने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह प्रूफ किया, ठीक है, कि जो लाइट है, लाइट व्यतिकरण और विवर्तन शो करता है, ठीक है। अब व्यतिकरण विवर्तन कौन शो करता है? देखिए होता क्या, पहले विवर्तन क्या होता है, ठीक है, वह व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण। पहले हम विवर्तन पे आ रहे हैं, ठीक है। पहले बात तो व्यतिकरण और विवर्तन जो है वो वेव नेचर है, ठीक है। मतलब व्यतिकरण विवर्तन कैसा है, ये केवल जो तरंग की प्रकृति है, ठीक है। व्यतिकरण विवर्तन किसकी प्रकृति है? तरंग की प्रकृति है। विवर्तन का मतलब होता है लाइट का फैल जाना, ठीक है, प्रकाश का फैल जाना विवर्तन कहलाता है। और किसी बहुत छोटे से कोने, जैसे हम आपको दिखाएं तो जैसे ये ब्लेड है, ठीक है, जैसे ये ब्लेड है, अब मान लीजिए प्रकाश आ रहा है तो इसके बहुत छोटे से कोने से लाइट क्या होगा, मुड़ेगा, तो उस घटना को विवर्तन व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। जब किसी शार्प मतलब यानी कि ऐसा मतलब कोई शार्प प्लेन हो और वहां से लाइट टकरा करके मुड़ जाए तो उसको विवर्तन व्यतिकरण कहते हैं। और लाइट का फैल जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है, ठीक है बात। तो ये दोनों जो है वेव शो करता है। तो अब देखिए ये दोनों कौन शो कर रहा है? तरंग दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये दोनों तरंग की प्रकृति है, व्यतिकरण विवर्तन। और व्यतिकरण और विवर्तन को लाइट भी दिखाता है। मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि लाइट भी क्या है, लाइट के पास भी तरंग की प्रकृति है, ठीक है बात। तो दिक्कत तो इस मतलब डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस दिए थे, अब हम आपको छोटे बता दे रहे हैं, डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था कि जो लाइट है वो कण की प्रकृति भी रखता है और तरंग की प्रकृति भी रखता है, ठीक। कण की प्रकृति क्यों? क्योंकि मास है। तरंग की प्रकृति क्यों? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। और वेलोसिटी वो भी थोड़ी बहुत नहीं है, वो है 2.16 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, जो कि अप्रॉक्स इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट के। हालांकि टोटल इक्वल नहीं है, ठीक है। अब छोटा सा पार्टिकल है, बहुत तेज चल रहा है, तो उसके अंदर तरंग की प्रकृति आएगी। तो डी ब्रोग इसीलिए कहे कि प्रकाश के पास कण की प्रकृति भी होती है और तरंग की प्रकृति भी होती है, ठीक। दूसरा बात, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था। डी ब्रोगली की बातों को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था डेविसन और जर्मन नाम के दो साइंटिस्ट ने, ठीक है। इन्होंने लाइट के थ्रू व्यतिकरण और विवर्तन कराया। व्यतिकरण और विवर्तन जो है तरंग की प्रकृति होती है। अब चूंकि लाइट भी व्यतिकरण और विवर्तन दिखा रहा था जो कि तरंग दिखा रहा था, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि लाइट जो है वो तरंग की प्रकृति शो करता है, ठीक है। अब हम इस चीज को लिख देते हैं डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को, ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस हम लिख दिए। इलेक्ट्रॉन को जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻³ kg है। और इसका जो स्पीड है वो है 2.18, 6 बोले थे, 6 सेट कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। देखिए डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन के पास द्वैती प्रकृति, द्वैती प्रकृति मतलब डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब कौन कौन सा? एक तो है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर, ठीक है, दोनों है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के पास तरंग व कण दोनों प्रकृति है। अब ये तो हाइपोथेसिस दिए थे, इस सोच करके केवल बोले थे, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो डेविसन और जर्मन नाम के दो साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए डेविसन और जर्मन जो थे ये दो साइंटिस्ट थे, ये क्या किए थे? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया तथा इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने इलेक्ट्रॉन का व्यतिकरण, ठीक है, क्या कराया? व्यतिकरण व विवर्तन किया, ठीक है। अब तथा व्यतिकरण व विवर्तन केवल तरंग में हो सकता है। अभी बताए थे कि व्यतिकरण और विवर्तन किसमें हो सकता है? तरंग में। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का भी व्यतिकरण और विवर्तन करा रहे हैं, इसलिए इस यह बात सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास तरंग प्रकृति भी है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश पुंज व्यतिकरण विवर्तन दिखाते हैं जो तरंग के गुण हैं। मतलब हम पहले लाइट को जैसे मैक्स प्लैंक बता चुके थे कि ये पार्टिकल नेचर है, ठीक, लेकिन वो ये नहीं बताए थे कि ये वेव नेचर भी है, ठीक है। पार्टिकल नेचर तो समझ में आ गया होगा कि उसके अंदर फोटॉन है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो प्रकाश जब आता है तो बंडल के रूप में आता है, उस बंडल में छोटे छोटे उस बंडल को कहते हैं फोटॉन, ठीक है। तो वहां से तक कण प्रकृति हो गया, ये पीछे हम बताए हैं। अब वेव नेचर क्यों है? क्योंकि जो प्रकाश है वो व्यतिकरण और विवर्तन दिखाता है, और व्यतिकरण विवर्तन कौन दिखाता है? वेव।
तो प्रकाश भी व्यतिकरण विवर्तन दिखा रहा है, इसलिए हम, और तरंग भी दिखा रहा है, तो हम प्रकाश को क्या कर रहे हैं, तरंग, ठीक है, मतलब प्रकाश जो है वो तरंग की गुण को दिखाता है, क्योंकि तरंग ही जो होता है वो व्यतिकरण विवर्तन शो करता है, और प्रकाश भी व्यतिकरण विवर्तन शो कर रहा है, जो किसका गुण है, तरंग का, तो इसलिए हम प्रकाश को क्या कर रहे हैं, तरंग। ठीक है, फिर से सुनिए, व्यतिकरण और विवर्तन किसका गुण है, तरंग का, और व्यतिकरण और विवर्तन कौन दिखा रहा है, प्रकाश। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो प्रकाश है वो तरंग है, क्यों, क्योंकि यह भी व्यतिकरण और विवर्तन दिखा रहा है। ठीक, अब इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया था जो था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम है मास ऑफ पार्टिकल, मतलब कण का द्रव्यमान, और यह है कण का वेग। ठीक है, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, एच है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, मतलब प्लांक स्थिरांक। अब लेकिन अगर मान लीजिए हमको सीधा सीधा दिया जाए तो हम इस पे कर लेंगे, मतलब कण दे दिया जाए, कण का द्रव्यमान दे दिया जाए, कण का वेग दे दिया जाए, ठीक है, और ये प्लांक कांस्टेंट पता हो, ठीक है, हालांकि ये पता ही होता है, और तरंगदैर्घ्य पूछ लिया तब तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर हमको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दिया या गतिज ऊर्जा के फॉर्म में, तब हम कैसे निकालेंगे। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम डिराइव करेंगे। हमको पता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। अब आपको पता होगा, 9th में पढ़े होंगे कि संवेग जो होता है, मतलब पी मतलब मोमेंटम, और मोमेंटम को दिखाते हैं पी से। मोमेंटम होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। तो इस पी के वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, तो हो गया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब एक बात सुनिए, अब हमको एक बात और पता है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर बोलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में ऊपर और नीचे दो से, सॉरी, इक्वेशन 2 में काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर और नीचे हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा हाफ, ऊपर है m इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में m। ठीक, अब यहाँ पे काट मत दीजिएगा क्योंकि हमको इसको मोमेंटम के टर्म में लेके आना है। अब चूंकि हमको पता है p इक्वल टू एम वी होता है, p इक्वल टू एम वी होता है, तो अगर यहाँ पे m स्क्वायर और v स्क्वायर हो जाए तो यहाँ पर p स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू इसके जगह पी स्क्वायर और नीचे 2 इंटू एम। ठीक है, यह आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब अगर p मतलब पी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो पी स्क्वायर बराबर आएगा काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। ठीक, अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा काइनेटिक एनर्जी 2m, और एक इसमें चल जाएगा रूट में। ठीक है बात, अब इसी p का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो होगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, अब p है, ठीक है, तो इस p की जगह क्या है, p की जगह है आपका काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। तो इसका एक जो फॉर्मूला बन के आएगा वो ये निकल के आएगा h अपॉन अंडर रूट में काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हम पढ़े डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। ठीक, डी ब्रोगली का सीधा सीधा कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास डुअल नेचर है, एक तो पार्टिकल का भी नेचर है और एक वेव का भी नेचर है। ठीक, इसके पहले हम लोग प्लांक के बारे में पढ़े थे, इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन के पास केवल पार्टिकल नेचर है। ठीक है, अब हम आते हैं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ये छोटा सा थ्योरी है। ठीक है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, इनका कहना यह था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो कोई भी छोटा पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, ठीक है, उसकी हम स्थिति, कोई भी सूक्ष्म कण हो, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही हो, कोई भी सूक्ष्म कण हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, उसका हम स्थिति मतलब पोजीशन
और मोमेंटम मतलब संवेग, मोमेंटम। हाइजेनबर्ग का कहना था कि कोई भी सूक्ष्म कण हो, ठीक है, उसके हम स्थिति और मोमेंटम को एक साथ नहीं बता सकते हैं। अगर हम ये सही बताएंगे तो इसको सही नहीं बता पाएंगे, अगर इसको सही बताएंगे तो इसको सही नहीं बता पाएंगे। मतलब एक निश्चित होगा तो दूसरा हमको अनिश्चित मिलेगा, मतलब एक का वैल्यू अगर फिक्स होगा मतलब निश्चित होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको इतना लिख दीजिएगा, हाइजेनबर्ग का कहना यह था कि कोई भी सूक्ष्म कण हो उसके स्थिति और संवेग का एक साथ और एक ही समय पर निर्धारण संभव नहीं है। अगर हम स्थिति सही सही बताएंगे तो उसके मोमेंटम में गड़बड़ी होगा, और उसका मोमेंटम ठीक ठाक मतलब सही सही बता लेंगे तो उसके पोजीशन में गड़बड़ी होगा, है ना। तो आप इस पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक ही समय पर एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, ठीक है बात। ये बस छोटा सा था। अच्छा, हाइजेनबर्ग के बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर अपना एक समीकरण दिए थे ना, तरंग समीकरण। इस तरंग समीकरण इनका कहना यह था, इक्वेशन दिए थे, ये इक्वेशन इसलिए दिए थे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता जरूर है लेकिन कहाँ लगाएगा, ठीक है। मतलब ये इस बात को बताए थे कि इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं होता है, सब जगह नहीं है। ना तो हम यह बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ है हम यह बता भी नहीं पाएंगे। हम केवल ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ है, ठीक है। हम केवल ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ है, ठीक है, संभावना को बता सकते हैं। हम ये नहीं बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट कहाँ पर है, ठीक है। हम ये नहीं हम केवल ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है कहाँ। इसी के लिए उन्होंने एक समीकरण दिया था जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। इसमें बस इक्वेशन आपको पढ़ना है, उसका जवाब जो प्रूफ है वो नहीं करना है, प्रूफ आप लोग बीएससी जब करेंगे तब है, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब हम ये लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, तो अभी हम आपको जो समझाए थे हाइजेनबर्ग वाला वही है, ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी कोई गतिशील सूक्ष्म कण, अब गतिशील सूक्ष्म कण में इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, ठीक है। इसलिए तो कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग एक साथ व एकदम सही निर्धारण संभव नहीं है। स्थिति और संवेग को हम एक साथ और एक ही समय पर, एक साथ व एक ही समय पर, ऊपर एकदम लिख लीजिएगा, ठीक है। एकदम सही निर्धारण संभव नहीं है, ठीक है बात। यदि किसी कण है ये, यदि किसी कण की स्थिति बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारित करते हैं तो उसके वेग में अनिश्चितता होती है। अगर आप स्थिति सही सही बताते हैं तो वेग में गड़बड़ी आती है, मतलब वेग सही से नहीं बता पाएंगे, निश्चित नहीं बता पाएंगे। और अगर वेग अगर ठीक ठीक बता रहे हैं तो उसकी स्थिति आप ठीक ठीक नहीं बता पाएंगे, मतलब वो निश्चित नहीं बता पाएंगे, ठीक। बात समझिए, इसमें अगर आप स्थिति सही बता रहे हैं तो वेग सही नहीं बता पाएंगे, वेग सही बता रहे हैं तो स्थिति सही नहीं बता पाएंगे, ठीक, एक साथ और एक ही समय पर, ठीक है बात। ये बात कहते हैं हाइजेनबर्ग, ठीक। अगर संवेग में मापी गई त्रुटि डेल्टा पी, और डेल्टा पी का मतलब होता है P2 माइनस P1, और स्थिति में मापी गई त्रुटि एक्सो डेल्टा एक्सो मतलब X2 माइनस X1, ठीक है, ये हो तो जो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स होगा वो या तो h/4 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, मतलब इससे छोटा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। या तो हो सकता है बराबर का गलती हो, या तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, मतलब एकदम सही नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, ये तो हाइजेनबर्ग में आप लोग केवल इतना याद रखिएगा कि हाइजेनबर्ग इस बात को बताए थे कि अगर हम किसी पार्टिकल का अगर पोजीशन सही सही बता रहे हैं तो उसका मोमेंटम सही सही नहीं बता पाएंगे, और अगर मोमेंटम सही सही बता रहे हैं तो पोजीशन सही सही नहीं बता पा रहे हैं। आपको दो चीज बस ध्यान में रखना है, एक स्थिति और एक संवेग,
हाइजेनबर्ग में आप दो चीज ध्यान रखिएगा, एक स्थिति और एक संवेग। ठीक, स्थिति और संवेग, स्थिति सही बताएंगे तो संवेग नहीं बता पाएंगे, और संवेग सही बता पाएंगे तो स्थिति सही नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यही हाइजेनबर्ग का कहना था। अब आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर। श्रोडिंगर ये बताए थे कि हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट अर्थात इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है या नहीं बता सकते हैं, हम केवल इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बता सकते हैं, हम ये नहीं बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, हम केवल इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो सकता है, या संभावना कहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। ठीक, इसको बताने के लिए इन्होंने एक समीकरण दिया जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। आपको केवल ये याद रखना है, ठीक है, अगर आता है तो आप लिख देंगे, इसको डिराइव नहीं करना, इसका डेरिवेशन आपका जाकर के बीएससी में आएगा। ठीक है, तो आप लोग जब बीएससी या ग्रेजुएशन करिएगा 12th के बाद तब इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, हम उम्मीद